हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी आईएएस एग्जाम के जनरल स्टडी के पेपर में 9वें नंबर का सब्जेक्ट है। आईसीटी में मेनली नेटवर्किंग से, कंप्यूटर सिस्टम से और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को हम पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। हमने पहला पार्ट बनाया है आईसीटी नेटवर्किंग। इस पार्ट में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सभी टर्म्स को स्टडी करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब सेकंड पार्ट है आईसीटी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर मींस सीपीयू और उससे अटैच होने वाले सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि जनरली ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी मशीन। इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। अब थर्ड नंबर पे है आईसीटी करंट अफेयर। इस पार्ट में से एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च हो सकती है, कंप्यूटर या मोबाइल की फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स हो सकती हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एप्स जैसे कि आरोग्य सेतु एप्स। तो ये सब करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अब चौथे पार्ट में हमने रखा है आईसीटी मिसलेनियस। इसमें वो सभी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको हम पहले वाले तीनों पार्ट्स में नहीं रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जो कि है आईसीटी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब है जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो इसी चीज को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। अब जनरल स्टडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सब्जेक्ट की ज्यादा डीप नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जस्ट नेटवर्किंग में यूज होने वाली जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में यह एक सेंटर सर्वर है और इसके साथ बहुत से कंप्यूटर अटैच्ड हैं। अब मान लीजिए इस कंप्यूटर ए को इस कंप्यूटर बी को कोई मैसेज सेंड करना है, तो वह मैसेज पहले सर्वर के पास जाएगा और सर्वर पे जाके स्टोर होगा और फिर वह मैसेज बी के पास जाएगा। अब हम कोई भी मैसेज भेजते हैं तो वह मैसेज सर्वर पे स्टोर होगा या नहीं होगा, यह जस्ट प्राइवेसी पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज सर्वर पे स्टोर ना हो तो वह मैसेज सर्वर पे स्टोर नहीं होगा। तो इस तरह इस सर्वर की हेल्प से ये सभी कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमें सेंड करने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। लेकिन अगर हम सेंड करने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करना चाहते हैं, हम जस्ट दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सर्वर की जरूरत नहीं है। सर्वर की जगह यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल एक कनेक्टर यूज कर सकते हैं। उस कनेक्टर में कई पोर्ट्स होंगे और उन पोर्ट्स से हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच कर देंगे। और वो कनेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये कंप्यूटर्स जिस तरह से आपस में सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। मीन्स हम कहेंगे कि यह जो नेटवर्क है उसमें स्टार टोपोलॉजी यूज की गई है। स्टार टोपोलॉजी का बेनिफिट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसकी वजह से बाकी के सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर सेंट्रल सर्वर के साथ एक अलग वायर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए चाहे कोई कंप्यूटर खराब हो जाए या कहीं वायर में कट आ जाए तो इससे बाकी के सिस्टम पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है? अगर मान लीजिए सेंट्रल सर्वर ही खराब हो जाए तो ये बाकी के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे और पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसमें वायर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब अगर हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करें तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अगर कोई नेटवर्क इस तरह से डिजाइन किया गया है तो हम कहेंगे कि इस नेटवर्क को डिजाइन करने में बस टोपोलॉजी का यूज किया गया है। अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सेंट्रल वायर कॉमन होती है और इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स को अटैच किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? वायर की रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? अगर कहीं पर भी सेंट्रल वायर में कट आ गया तो उसके बाद वाले कंप्यूटर्स नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे।
अब बस टोपोलॉजी के बाद आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। मींस अगर कोई नेटवर्क इस तरह से डिजाइन किया गया है तो हम कहेंगे कि इसमें रिंग टोपोलॉजी का यूज किया गया है। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि प्रोपेगेशन डिले कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए को बी से कम्युनिकेट करना है तो इंफॉर्मेशन इस पाथ में ट्रेवल ना करके इस पाथ से ट्रेवल करेगी, जिससे कि यह ए से बी तक जल्दी पहुंच जाए। ए से बी तक पहुंचने में इंफॉर्मेशन को जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो रिंग टोपोलॉजी के केस में अल्टरनेट रूट अवेलेबल होने की वजह से प्रोपेगेशन डिले कम रहता है। अब रिंग टोपोलॉजी में डिसएडवांटेज क्या है? यह स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है और इसमें कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए हम और टेक्निक्स का यूज करते हैं। जनरली हम जो टोपोलॉजी यूज करते हैं उसमें स्टार और बस दोनों का यूज करते हैं, और ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को यूज किया गया है उसे बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजीज को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी टोपोलॉजी को डिजाइन करने के लिए हम कौन कौन सी वायर को यूज कर सकते हैं। मींस टोपोलॉजी चाहे कोई भी हो, हमें डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना होगा, और वो कनेक्शन करने के लिए हम कौन कौन सी वायर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम कौन सी वायर को यूज कर सकते हैं वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हम कितनी फास्ट हमारी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना चाहते हैं, और इस टर्म को बोलते हैं डाटा रेट। डाटा रेट जितना ज्यादा होगा हमारी इंफॉर्मेशन उतनी ही फास्ट प्रोपेगेट करेगी। अब क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन 1010 की फॉर्म में होती है और इनको बिट्स बोलते हैं, इसलिए डाटा रेट की यूनिट होती है बिट्स पर सेकंड, या फिर मेगाबिट पर सेकंड या किलोबिट पर सेकंड। अब मान लीजिए हम नेटवर्क डिजाइन करने में ऐसी वायर यूज करते हैं जिसमें जो डाटा रेट है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड तक हो, तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं फास्ट इथरनेट नेटवर्क। और अगर हम ऐसी वायर का यूज करें जिसमें इंफॉर्मेशन 1 गीगाबिट पर सेकंड से प्रोपेगेट कर सकती हो, तो उसे हम कहेंगे 1 गीगाबिट इथरनेट नेटवर्क। सिमिलरली अगर 10 गीगाबिट पर सेकंड से प्रोपेगेट कर सकती है तो उसे हम कहेंगे 10 गीगाबिट इथरनेट नेटवर्क। तो अभी तक हम किसी नेटवर्क को दो तरह से स्टडी कर चुके हैं, एक तो टोपोलॉजी के बेस पे और दूसरा डेटा रेट के बेस पे। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में जो केबल है उस केबल का नाम क्या होता है। अब ये केबल मेनली 3 टाइप की हो सकती है। पहली है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे यूटीपी बोलते हैं। दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे एसटीपी बोलते हैं। और तीसरी है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे ओएफसी बोलते हैं। जो ये पहली दो हैं इनमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोपेगेट करता है, और जो तीसरे नंबर वाली है इसमें से लाइट सिग्नल प्रोपेगेट करता है। यहां पर आप ये तीनों टाइप की केबल की फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये यूटीपी और एसटीपी केबल आपने जनरली देखी भी होंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जनरली यही केबल्स यूज की जाती हैं। लेकिन इन केबल का डिसएडवांटेज यह है कि इनमें लॉसेस ज्यादा होते हैं और हम ज्यादा डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रेवल नहीं करवा सकते हैं, और उसी को अवॉइड करने के लिए ओएफसी केबल का यूज किया जाता है, जहां पर डेटा को ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना हो। तो जनरली देखा जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर के घर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है, और घर में पहुंचने के बाद हम एक मीडिया कन्वर्टर लगाकर लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसके आगे सिंपली यूटीपी या एसटीपी केबल प्रोवाइड की जाती है। तो आप यहाँ पे इस मीडिया कन्वर्टर को ध्यान रखिए, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका काम है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा। अब वायर्स के टाइप्स देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि इन वायर्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेटा रेट एंड अदर थिंग्स। जैसे मान लीजिए ये यूटीपी केबल है, तो इसमें केबल के बहुत से टाइप्स होंगे जो डिफरेंट डेटा रेट्स के लिए डिजाइन होंगे, एंड सेम इज ट्रू फॉर एसटीपी एंड ओएफसी ऑल्सो। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाया जाता है, और वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये है 10/T, 10/F, 10/2 या 10/5। तो इस तरह से वायर का कुछ भी नाम हो सकता है
अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर 10T का मतलब क्या है? सबसे पहले टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर केबल। मीन्स यह श्योर है कि यह ट्विस्टेड पेयर केबल है। यह यूटीपी भी हो सकती है या एसटीपी भी हो सकती है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल ये है। दूसरी चीज आप देखिए, ये जो पहले के 2 डिजिट हैं, यहां पर 10 है, तो यह 10 शो करता है कि कितना डेटा रेट इस केबल में से पास कर सकता है। 10 का मतलब है 10 मेगाबिट पर सेकंड। मीन्स इस केबल में से 10 मेगाबिट पर सेकंड डेटा रेट प्रोपेगेट कर सकता है। तीसरी चीज है बेस। इस बेस का मतलब है बेस बैंड सिग्नल। मीन्स इस वायर में से सिर्फ बेस बैंड सिग्नल ही प्रोपेगेट कर सकता है। बेस बैंड सिग्नल का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, या हम कह सकते हैं अनमोडुलेटेड सिग्नल, जिसको मॉड्यूलेट ना किया गया हो। ये केबल जनरली अनमोडुलेटेड सिग्नल्स के लिए ही बनी होती हैं। अगर हम 10 बेस एफ की बात करें तो एफ का मतलब है ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ये श्योर है कि यह एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। फिर 10 का मतलब है 10 मेगाबिट पर सेकंड और बेस का मतलब है बेस बैंड सिग्नल। कई बार केबल का नाम इस तरह से भी लिखा हो सकता है 10 बेस 2 या 10 बेस 5। ये जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए ही लिखा होता है, और यहां पर ये 2 और 5 शो करते हैं कि यह केबल ऐसी है जो मैक्सिमम 200 मीटर की डिस्टेंस के लिए यूज की जा सकती है, और यह केबल मैक्सिमम 500 मीटर की डिस्टेंस के लिए यूज की जा सकती है। अगर 2 लिखा है तो 200, 5 लिखा है तो 500, 10 लिखा है तो 1000। और इतनी छोटी डिस्टेंसेस के लिए हम जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज करते हैं, तो यह श्योर है कि यह ट्विस्टेड पेयर केबल ही है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट केबल्स की किस तरह से नेमिंग की जाती है उसको भी स्टडी कर लिया। यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार हम इस तरह से नेमिंग करने की बजाय जस्ट ऐसे बोल देते हैं कि दिस केबल इज कैट 5 और कैट 6। यहां पर कैट का मतलब है कैटेगरी, तो यह कैटेगरी जनरली डेटा रेट के अकॉर्डिंग होती है। जितनी ज्यादा कैटेगरी होगी उतना ही ज्यादा डेटा रेट उसमें से प्रोपेगेट कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन यूटीपी और एसटीपी केबल के साथ हम कनेक्टर कौन सा यूज करते हैं। तो वो कनेक्टर कुछ इस तरह से दिखता है, आपने ये देखा भी होगा, और इसे बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। यह RJ45 कनेक्टर सीपीयू के पीछे पोर्ट होता है जिसे बोलते हैं RJ45 पोर्ट, उसमें लगाया जाता है। यह RJ45 पोर्ट जिस कार्ड पे होता है उसे बोलते हैं NIC कार्ड, मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्किंग के लिए NIC का होना जरूरी है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। NIC की फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये जनरली इस तरह से दिखता है जो कि सीपीयू के बैक साइड में होता है। अब नेटवर्किंग के बारे में इतना सब स्टडी करने के बाद हम फिर से हमारे फर्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर सर्वर लगा रखा है, जिसका मतलब है कि यह इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करेगा और फिर सेंड करेगा, और यह स्टोरेज काफी लंबे टाइम तक के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करवाना है, जस्ट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना है, तो यहां पर हम सर्वर की बजाय कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के कनेक्टर यूज कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप का कनेक्टर है उसे बोलते हैं हब। जो सेकंड टाइप का कनेक्टर है जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं वो हो सकता है ब्रिज या स्विच, और थर्ड टाइप हो सकता है राउटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें हब यूज करना चाहिए और कब हमें स्विच या राउटर यूज करना चाहिए। यहां पर हब सबसे सस्ता होता है, स्विच हब से महंगा होता है, और राउटर स्विच से भी महंगा होता है। हालांकि राउटर हब और स्विच का भी काम कर देगा, बट जहां पर हब यूज कर सकते हैं वहां पर ज्यादा एक्सपेंसिव राउटर या स्विच यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू नेटवर्क हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर वी शुड यूज हब, स्विच और राउटर। तो सबसे पहले हम हब को देखते हैं। मान लीजिए हम एक हब यूज करते हैं, तो हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। मान लीजिए इस हब में 6 पोर्ट्स हैं, तो 6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर ए ने एक मैसेज सेंड किया जो कि कंप्यूटर बी के लिए था, लेकिन क्योंकि हब इंटेलिजेंट नहीं होता है तो इसको नहीं पता है कि बी किस पोर्ट पे है। इसके लिए सभी पोर्ट एक जैसे हैं और यह सभी पोर्ट पे उस मैसेज को सेंड कर देगा, और इस चीज को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मींस हब हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। तो जो मैसेज ए को बी को भेजना था
वह सिर्फ बी के पास जाने की बजाय सभी कंप्यूटर के पास जाएगा। तो जहां पर ब्रॉडकास्टिंग हमारी नीड है वहां पर हम हब यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें मान लीजिए पॉइंट टू पॉइंट ही इंफॉर्मेशन को भेजना है, तब हम हब यूज नहीं कर सकते हैं, फिर हमें स्विच या ब्रिज को यूज करना होगा। अब हम यहां से हब को हटा के स्विच या ब्रिज को लगा देते हैं। मान लीजिए ये कोई स्विच है जिसमें बहुत सारे पोर्ट हैं। अब इस स्विच में क्या खास बात होती है कि इस स्विच के पोर्ट्स में हम जितने भी कंप्यूटर लगाएंगे, यह स्विच उन सभी कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेगा। मैक एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का या डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। अब मान लीजिए कंप्यूटर ए को कोई मैसेज कंप्यूटर बी को भेजना है, तो वह उस मैसेज के साथ कंप्यूटर बी का मैक एड्रेस भी ऐड करता है। लेकिन क्योंकि हब को मैक एड्रेस रीड करना नहीं आता था, तो वह उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता था। लेकिन स्विच के केस में कंप्यूटर बी के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वह मैक एड्रेस को रीड करेगा और देखेगा कि कंप्यूटर ए ने किस कंप्यूटर के लिए वह मैसेज सेंड किया है, और केवल उसी पोर्ट को ही वह मैसेज सेंड करेगा जिस पोर्ट पे कंप्यूटर बी अटैच्ड है। तो इस तरह स्विच ने हमारी ब्रॉडकास्टिंग वाली प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया। अब स्विच की हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, जो कि हब के केस में पॉसिबल नहीं था। अब थर्ड नंबर पे आता है राउटर। हम कह सकते हैं कि हमारी ब्रॉडकास्टिंग वाली प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो गई थी, तो अब राउटर की क्या जरूरत है? तो इसका आंसर यह है कि स्विच केवल एक ही नेटवर्क में काम करता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले सभी कंप्यूटर से हम एक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें कम्युनिकेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है जिसका कुछ और नेटवर्क है। तो अब दो नेटवर्क को हमें आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो वहां पर हम स्विच यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक HCL कंपनी का नेटवर्क है और एक IBM कंपनी का नेटवर्क है। अब अगर इन दोनों कंपनीज को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इन दोनों नेटवर्क के बीच में एक राउटर लगाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में हो, तो वहां पर राउटर का यूज होगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि राउटर और स्विच दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा होते हैं और राउटर में नंबर ऑफ पोर्ट्स कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम नेटवर्किंग में यूज होने वाली कुछ और टर्म्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।